देखें, ये एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ है, तो अब इनकी ओरिएंटेशन नहीं ठीक। अगर जो है आपके जो हैं आपके को फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, या आपके जो ये एंजाइम्स हैं, ये क्या करें, ये उनकी ओरिएंटेशन को ठीक कर दें, यानी इसको घुमा के इस तरफ ले आए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो इनका कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे इनको इतनी तंगी हो रही है, ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, इसको ओरिएंटेशन को ठीक करके जो है वो काम कर सकते हैं। ये अल्टरनेट अल्टरनेट पाथवे दे सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस होते हैं, ये आपकी सबस्ट्रेट है ए और बी आपकी प्रोडक्ट है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि इनको डिफरेंट पाथवे से शुरू करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट सेम बनाते हैं लेकिन पाथवे डिफरेंट देते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो थी, जो पहले ज्यादा थी, वो अब क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो इतनी ज्यादा जो है ना इसको बचत हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की। तो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ठीक कर सकते हैं, या फिर ये सबस्ट्रेट पर स्ट्रेन जो है ना वो डालते हैं। वो कैसे, कि ये सपोज एक आपका जो है वो सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर यहाँ पर इसने डाली सब जो है ना स्ट्रेन, प्रेशर डाला इसके ऊपर। जब इसके ऊपर प्रेशर डलता है तो क्या हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, यानी ये आपका सबस्ट्रेट था और ये ए और बी इसकी प्रोडक्ट्स बन गई हैं। तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन जो है ना वो इजी हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर एक और बात हम चलते हैं आगे लेके इसी को, कि ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैसे काम करते हैं, ओरिएंटेशन ठीक करके, अल्टरनेट पाथवे और स्ट्रेन डाल के। एक्टिव साइट जो है वो क्या बला होती है, एक्टिव साइट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट जो है ना। बाइंडिंग साइट क्या करती है, ये रिकग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को, उसके साथ बाइंड करती है, और उसके बाद कैटालिटिक साइट को कहती है कि भाई अब तेरा काम शुरू हो गया, इसको स्टिमुलेट करती है। कैटालिटिक साइट क्या करती है, ये आपके सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट के अंदर। तो एक्टिव साइट जो है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, और हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शंस को जो है वो कैटालाइज करता है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, इवन छोटा सा स्ट्रक्चर जो है ना उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल का चेंज आ जाए तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स के साथ होने वाले रिएक्शंस की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये पहला रिएक्शन जो है ये विदाउट एंजाइम, अगर इसकी स्पीड जो है वो 1x है, ठीक है, इसके अंदर आपका एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड 1x है, एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये स्पीड जो है इसकी बढ़ के 10 रेज पावर 3 से 10 रेज पावर 8 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। इतना ज्यादा ट्रेमेंडस जो है वो इंक्रीज आता है, ठीक है, स्पीड के अंदर अप्रोक्सीमेटली मिलियंस टाइम्स जो है ना वो ये बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज कि एक एंजाइम 1 सेकंड के अंदर जितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम 1 सेकंड के अंदर जितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर एंजाइम पर सेकंड, इसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर, और के कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, रेट कांस्टेंट कह लें आप इसको, के कैट कह लें या टर्नओवर नंबर कह लें। द number of products, the number of substrates that are converted by one enzyme in 1 second to the products। ठीक है, एक एंजाइम 1 सेकंड के अंदर जितनी सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है उसको टर्नओवर नंबर कहते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या बला होती है। रेगुलेशन की बात करें तो ये तो एक अलग टॉपिक भी है वैसे। एंजाइम्स जो है ना बड़े हाईली स्ट्रिक्टली जो है ना रेगुलेटेड होते हैं, इनकी एक्टिविटीज जो है वो हाईली रेगुलेटेड होती है, इनकी स्टिमुलेशन होती है, इनकी इनहिबिशन होती है। ठीक है, वो कैसे होती है वो हम इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तीन जो चीजें हैं वो आप याद रखने, ये आपको नहीं मिलेंगी बुक के अंदर। एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, मैकेनिज्म है एक, ये आपको मिल जाएगा, बाकी दो नहीं है। मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन हो सकती है, जेनेटिक लेवल के ऊपर जो है वो चेंज ला के भी रेगुलेट किया जा सकता है इसको। और भी रिफाइन करके अगर मैं कहूँ, ये बुक में नहीं है लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इसलिए कि जेनेटिक लेवल पे, यानी जीन के अंदर चेंज करके जो है ना प्रोडक्शन बढ़ाना, ये जरा लंबा काम होता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म चेंज होता है। अच्छा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि एंजाइम सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को हम यानी इनएक्टिव फॉर्म को एपो एंजाइम कहते हैं, और जब वो एपो एंजाइम किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ता है तो वो कंप्लीट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म बनती है जिसको हम हॉलो एंजाइम का नाम देते हैं।
अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन कौन से हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट दो तरह के हो सकते हैं, ये मैं लिपन कॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्लासिफिकेशन जो हमने बचपन में पढ़ी थी वो और थी, लेकिन लिपन कॉर्ड ने इसको ऐसे लिखा है कि दो होते हैं, या तो को फैक्टर होता है या को एंजाइम होता है। जो को फैक्टर होता है ना वो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, कोई और चीज है, सिंगल चीज है। तो बेसिकली वो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये को फैक्टर्स जो है ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। जबकि मैं को एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स का वर्ड सुनते ही आपके जेहन में क्या आना चाहिए? हमने बायोलॉजिकल बात की थी तो हमने कहा था बायोलॉजिकल चीजों की जब जेहन में चीजें आती हैं तो हम ऑर्गेनिक जो है ना सोचना चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो और हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, और हमने कहा था कि ये को एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। अब लिपन कॉर्ड ने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है फर्दर, कि अगर तो वो को एंजाइम जो है वो लूजली अटैच हो तो फिर हम उसको को सबस्ट्रेट कहेंगे। और अगर वो को एंजाइम टाइटली बाउंड हो एंजाइम के साथ तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो को सबस्ट्रेट की एग्जांपल वही विटामिन ही हैं, ठीक है। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसकी एग्जांपल में आप बायोटिन लिख सकते हैं, ठीक है। बायोटिन ऑफ कार्बोक्सिलेज, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो ये बात समझ आई आपको कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं उसमें कोफैक्टर्स आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, मेटल्स। और जो को एंजाइम है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स। इसकी दो टाइप्स हैं, अगर लूजली अटैच होंगे तो उसको हम को सबस्ट्रेट कहेंगे, अगर वो टाइटली अटैच होंगे तो हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। ठीक हो गया। अब जो है नॉमनक्लेचर की अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो नॉमनक्लेचर जो है इसके अंदर जो पुरानी नॉमनक्लेचर है उसके अंदर हम क्या करते थे, जो सबस्ट्रेट होता था ना उसके एंड पे ASE लगा देते थे। जैसे यूरिया है ना, तो यूरिया की जो एंजाइम जो है वो जो कैटालिसिस कर रहा है उसको हम यूरिएज कहते हैं, तो हमने एंड पे क्या लगा दिया, ASE। ठीक है। इस तरह बेशुमार ऐसे एंजाइम हैं जिनके एंड पे इस तरह एज लगा के जो है ना उनका एंजाइम का नाम बन जाता है सबस्ट्रेट के आगे एज लगाने से। फिर कुछ ट्रेडिशनली जो है ना वो फिक्स नेम्स हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है। इससे हमें कोई बात पता नहीं चल रही कि ये किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, हालांकि ये यूरिएज वाला ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये हमें पता बता रहा है कि ये यूरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो नाम से कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पर ये बड़ी फारिग सी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक नेम्स हैं जो कि न्यू आजकल नॉमेनक्लेचर जो चला हुआ है, मैंने इसको निमोनिक जो बनाया है वो थ्रिल के नाम से बनाया है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन बेसिकली हमने कल पढ़नी है, आज सिर्फ हम इसके नाम देख लेते हैं थ्रिल से, कि ट्रांसफेरेजेस होते हैं, ठीक है। एच से हाइड्रोलेसिस होते हैं। ट्रांसफेरेजेस वो एंजाइम जो ट्रांसफर करेंगे किसी चीज का। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर ऐड करके उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। आर से जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन के एंजाइम्स हैं जिनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं, ठीक है। ये नाम बेसिकली ऑक्सीडो रिडक्टेज है लेकिन मैंने निमोनिक के लिए इसका नाम चेंज किया। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हो सकते हैं। आई से आइसोमेरेजिस, यानी जो आइसोमेराइजेशन की रिएक्शंस को करेंगे। लाइएजिस और लाइगेजेस, ठीक है, काटने वाले और जोड़ने वाले। तो ये जो इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? आज हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन पढ़ी, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। और को एंजाइम्स उनकी प्रॉपर्टीज का जिक्र किया कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट की डेफिनेशन, प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट को कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, को फैक्टर, हॉलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम को कहते हैं। जाइमोजिन फॉर्म जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो हमने क्या चीज पढ़ी कि आपके जो होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। लोकेशन की बेस पे एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है आपकी। और प्रॉपर्टीज के अंदर प्रोटीन इन नेचर एक्सलरेट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं विद प्रॉपर ओरिएंटेशन दे के, अल्टरनेट पाथवे दे के, स्ट्रेन डाल के, ठीक है। एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट और पैथेटिक साइट दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, एफिशिएंट होते हैं, 8 10 3 to 8 जो है ना ये रिएक्शन को जो है ना कैटालाइज करते हैं। और टर्नओवर रेट क्या होता है, जितना एक एंजाइम 1 सेकंड के अंदर सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है उसको हम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट कहते हैं या टर्नओवर कहते हैं। रेगुलेशन तीन तरह से हो सकती है, एलोस्टेरिक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बेस इनहिबिशन और जेनेटिक लेवल, जिसकी डेफिनेशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कल हम देखेंगे। और उसके बाद हमने जो है ना वो देखा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर हो सकता है, को एंजाइम, इनऑर्गेनिक मेटल, और ये ऑर्गेनिक और बी कॉम्प्लेक्स। लूजली अटैच होगा तो को सबस्ट्रेट, टाइटली अटैच होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। नॉमेनक्लेचर के अंदर एस लगा सकते हैं आप एंड पे। ट्रेडिशनल नेम्स हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन, और सिस्टमेटिक नेम्स के अंदर थ्रिल की क्लासिफिकेशन जिसके अंदर एंजाइम्स को 6 बड़े
ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक हो गया।